हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। सभी दोस्तों को राधे राधे, सभी भाई बहनों को राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, घंटे बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले। सुबह के बज रहे हैं अभी 3 और 3 बजे उठकर मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों का मैंने रात आप लोगों को जो है फिजिक्स का सॉल्यूशन करवाकर आप लोगों की क्लास को एंड किया था। अब दोस्तों सुबह सुबह उठकर मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो सुबह सर्दी बहुत लग रही है दोस्तों, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि पेट के गैस्ट्रिक गड्ढों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारकों का स्त्राव करती है, तो कौन सी हो जाएगी? पार्श्विक कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आरबीसी की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है? तो क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आरबीसी की विद्युत जो तटस्थता होती है उसको जो है कौन बनाए रखता है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्लाज्मा से एंथ्रोसाइट को क्लोरीन का प्रसार जो है बनाए रखता है। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, सुबह सुबह सर्दी लग रही है कि इयोसिनोफिल है वो एलर्जी प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। बायोलॉजी को मैं थोड़ा फास्ट खींचूंगा क्योंकि बायोलॉजी में आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सब आप लोगों को पता है बायोलॉजी में, तो ठीक है। तो इयोसिनोफिल होती है वो एलर्जी प्रतिक्रिया के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। अगला है हेनले के लूप किसके अवशोषण के लिए प्रेरित होती है? तो हेनले की जो लूप होती है वो किसके अवशोषण के लिए? सोडियम प्लस के अवशोषण के लिए क्या होती है? प्रेरित होती, अवशोषण के लिए होती है। अगला है कि मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है, तो किसके लिए? तो वो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है ए यानी ब्रोंकियल और फैलोपियन ट्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। बायोलॉजी फटाफट से खींचेंगे ताकि आप लोगों का केमिस्ट्री का भी मैं सॉल्यूशन करवा सकूंगा, ठीक है। तो चलो फिर अगला प्रश्न है, एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता कितनी होती है? तो प्लाज्मा जो मांसपेशियों में प्लाज्मा झिल्ली की जो पारगम्यता होती है वो होती है सोडियम प्लस की तुलना में पोटेशियम से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा गलत बताना है, तो गलत कौन सा है? तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है? एक रोगाणु परत है, ठीक है। कि इनमें जो ट्रोपोब्लास्ट है वो रोगाणु परत नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? तो शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? पहले आएगा क्या? स्पर्मेटोगोनिया, फिर आएगा स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा स्पर्मेटिड और फिर शुक्राणु जोजा। तो शुक्राणु जो जोजा है वो लास्ट में आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मासिक धर्म का प्रवाह किसके कारण होता है? मासिक धर्म का प्रवाह आप लोगों को सबको पता होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण मासिक धर्म का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अपरा का कार्य नहीं है? तो विभाजन के दौरान ऑक्सीटॉक्सिन का स्त्राव करना अपरा का कार्य नहीं। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को क्या कहते हैं? दूसरे में जो जीन होता है उसकी गति को क्या कहते हैं, बताओ। तो उसके जीन की गति को कहते हैं बदलते हुए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एलिल्स क्या होते हैं? एलिल्स जो होते हैं वो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, HIV जो एड्स के कारण बनता है सबसे पहले किसको नष्ट करता है? सबसे पहले बी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिका, उनको सबको नष्ट कर देता है। अगला है 12 जोड़ी पसलियां हैं जिनमें से खालिस्तान सीधे उरोस्थि से जुड़ी होती है, तो सीधे उरोस्थि से कितनी जोड़ी होती हैं? 7 जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, एक अंडे में जर्दी की मात्रा का वितरण के अनुसार उभयचरों में अंडे होते हैं यानी कि मेसेलोसिथिल और टेसेलोसिथिल, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संतुलन में संबंधित संवेदक अंग कौन है? तो संतुलन में जो संवेदक अंग है वो कौन है? आंतरिक कान संवेदक में संतुलित अंग होता है। अगला है कि उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जनसंख्या क्रैश। क्या बोलते हैं? जनसंख्या क्रैश उसको हम बोलते हैं। अरे भाई ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अगला है कि अगला ये है, यहां पर लाता हूं ताकि आप लोगों को आंसर ना दिखे। हाँ अब ठीक है, हाँ ये सही है, हाँ अब सही है ना। मधुमक्खियों के बीच श्रमिक क्रम यानी श्रमिक मधुमक्खी कौन सी होती है? तो नर जो मधुमक्खी होती है वो कौन होती है? श्रमिक मधुमक्खी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए। अगला है कि प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड जो डीएनए होते हैं वो बताना है आप लोगों को। तो इनमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब यहां पर लगा रहेगा ये, बस। अब बताओ अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे? देखिए कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन जो है हरी खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्रोटोलेरिया जंकिया, मेलोलोलस पर विफ्लोरा, ट्राइफोलियम और उपयुक्त सभी। तो ऊपर के सभी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए बताइए अगला प्रश्न। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। अब दिख गया आपको आंसर यार छोटा करने से? चलो दिख जाने दो, एक से कोई नहीं होगा। पौधे से प्राप्त प्राकृतिक कीटनाशक कौन है? तो रेटिनॉन, रेटिनॉन और ये यानी ऑप्शन नंबर चारों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइए। उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को क्या कहा जाता है? तो उच्च आणविक भार के हाइड्रोकार्बन को संचय करने वाले प्लांट को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पेट्रो प्लांट। अगला है कि कौन से जलवायु में स्थानांतरण परिवर्तन की खेती होती है? तो कौन सा होता है वो? तो वो होता है इक्वेटोरियल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान में आमतौर पर पाए जाने वाला औषधीय पौधा है? तो कौन हो जाएंगे? उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि काप्रिस डोसिटेरा, प्रोपेफिसिनेरिया, ट्रोकोमेला अनलोडेला और उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या कि बीजांडकाय बहुभ्रूणता पाई जाती है। बीजांडकाय जो बहुभ्रूणता पाई जाती है वो सभी में पाई जाती है, संतरा, नींबू, आम, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंग जनन की खोज की? तो उन वैज्ञानिक का क्या नाम है? विंकलर उन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने की पादपों में असंग जनन की क्या की? खोज की, ठीक है। अगला है कि मृदा जल कितने प्रकार का होता है? मृदा जल 4 प्रकार का होता है, सबको पता होगा। अधिक जल अवशोषण, अधिक जो जल है का अवशोषण किस विधि से होता है? निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है कि यदि जड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो जल का अवशोषण क्या होगा? प्रभावित नहीं होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बढ़ जाएगा। अगला है कि जल अवशोषित करने की प्रक्रिया में जल का सही चलन मार्ग क्या है? तो जल का जो सही चलन मार्ग क्या है? पहले मूलकुट, अंतस्त्वचा और जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागनली की वृद्धि होती है। परागनली की जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? तो परागनली की जो वृद्धि होती है इसके शीर्ष बिंदु में होती है। कहाँ होती है? इसके शीर्ष। नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के संयोजन से क्या बनता है? द्वितीय केंद्रक का जो संयोजन होता है उससे क्या बनता है बताओ तो जरा। तो उनसे जो बनता है उसका नाम है युग्मनज, भ्रूण दोष या केंद्रक, भ्रूण दो कोश या केंद्रक या प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भ्रूण दोष केंद्रक बनता है। अगला है
सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापक्रम कौन है? तो सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त जो तापक्रम है वो हो जाएगा 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगला है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से प्रभावित नहीं होता है कौन? तो जल का उपयोग प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर बायोलॉजी खत्म और यहाँ से आ गई अब आप लोगों की केमिस्ट्री। तो 1 मिनट के लिए ब्रेक। अब हम चालू करते हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। केमिस्ट्री को फटाफट से इसका बायोलॉजी की तरह ही केमिस्ट्री को भी थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आप लोगों का जो रिवीजन फटाफट हो सके। तो चलो, CaCl के एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान समान है तो क्या हो जाएगा 1Cs प्लस एंड 1Cl माइनस। अगला है कि एकक कोष्ठिका में कितना अंश कॉपर जब सघन माध्यम FCC होता है तो FCC में कितना होता है 74%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा ऊष्मा गति की परिवर्तन आदर्श विलयन के बनने को दर्शाता है? तो डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा S बराबर पॉजिटिव, डेल्टा G बराबर नेगेटिव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि C6H6CH3OH, C6H5NH2 और C6H5NO2 को क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 184 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें से किसका वाष्प दाब कमरे के तापमान पर सबसे अधिक होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1 ग्राम जब 1 ग्राम यूरिया को 75.0 ग्राम जल में घोला जाता है तब विलयन का क्वथनांक 100 यानी कि 100.114 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यूरिया का आणविक भार 60.1 होता है तो जल का Kb क्या होगा? तो वो हो जाएगा 0.513 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है और इसका राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर दे रखा है। ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं ना। अगला है कि निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? कौन सा एक तथ्य है जो कि सत्य है बताओ? तो वो जो तथ्य जो सत्य है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमोनिया की कोटि दर नियम समीकरण का अभिकारक का प्रतिपादक क्या होते हैं? प्रतिपादक एक जोड़ा होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि कोलाइडिक कण का आयतन Vc विलयन कण का आयतन वास्तविक विलयन Vt तथा विलयन निलवण कण का आयतन Vs किस रूप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा Vs, Vc और Vt आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव निम्न में से किस में दिखता है? तो कोलाइडी विलयन में। अगला है कि किस आयन की एक कोलाइडल विलयन के लिए स्कंदन क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? केवल आवेश और परिमाण दोनों पर निर्भर करती है। आवेश के परिमाण और संकेत दोनों पर निर्भर करती है। गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? गैल्वेनिक सेल का जो वोल्टेज होता है वो सभी पर, यानी कि सांद्रता, तापमान, स्थानांतरित सभी पर निर्भर करता है। अगला है -0.32 वोल्ट है तो Fe++ की साम्यावस्था सांद्रता क्या होगी अगर एक लोहे के टुकड़े को एक mZn++ विलयन में रखा जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.4 × 10⁻11 मोल। अगला है कि दूसरी क्षारीय मृदा धातु की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो बेरिलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वे अधिक अम्लीय तथा उभयनिष्ठ होते हैं। अगला है क्षारीय धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? जो क्षारीय धातु होती है
उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? प्रबल क्षार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न के परमाणु त्रिज्या का कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास में जो आएगा वो आएगा कौन? पोटेशियम, फिर उसके बाद में क्या? कैल्शियम, फिर उसके बाद में सोडियम, फिर मैग्नीशियम और फिर लिथियम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यार इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है भाई? हाँ, तो NO2 प्लस NO2 माइनस और NO2 के बंध कोण कितना होगा, किस रूप में होगा? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो NO2 क्या आ जाएगा? प्लस, उसके बाद में NO2 और उसके बाद में NO2 माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है N2F2 में नाइट्रोजन का संकरण कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगला है कि सल्फर किस प्रकृति में होता है? तो सल्फर आपको पता होगा H2S4 और S8 सभी प्रकृति का होता है। ClF3 का अणु का आकार क्या होता है? तो टी शेप यानी टी आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जटिल आयन COF6-3 और COCN6+3, तो दोनों किस प्रकार के हो जाएंगे? दोनों जो है एक अनुचुंबकीय हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। जटिल आयन COI4-2 के मध्य धातु का संक्रमण क्या होगा यदि इसका चुंबकीय आघूर्ण 3.5 हो, 3.5 से अधिक हो? तो कितना हो जाएगा? sp3। कितना हो जाएगा? sp3। एल्काइल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया का सही क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले मिथाइल आएगा, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। तो देख लो आप कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा आप लोगों का सबसे पहले आ जाएगा कौन? बी, उसके बाद में कौन आ जाएगा? सी, और उसके बाद में ए। तो देख लो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? कौन सा तथ्य असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्बल नाभिकाती SN2 अभिक्रिया में सहायक होती है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से कौन से सही सापेक्ष अम्लता की प्रवृत्ति है? तो कौन है? तो वो देखिए, H पहले, सबसे पहले क्या आ जाएगा? अगर हम CH की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में CH2 की बात करें तो डबल बॉन्ड, और CH3 की बात करें तो सिंगल बॉन्ड। अब देख लीजिए कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड और उसके बाद में CH3 ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करें कि द्वितीयक हैलाइड प्रबल क्षारीय नाभिका रागी के साथ गर्म करने पर मुख्यतः क्या देगा? तो मुख्यतः वो क्या देगा? E2 उत्पाद देगा। क्या देगा? E2 उत्पाद देगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, प्रबल अम्ल HF की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन और प्रोपीन की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो इसका जो मुख्य उत्पाद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। निम्न में से कौन सा अभिकारक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्राय नहीं देता है? कौन नहीं देता है? तो वो नहीं देता है, एनिलीन नहीं देता है। अगला है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 100% पारा उत्पादन देगा जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया होगी? तो कब होगी? जब सल्फोनीकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस अमीनो एसिड के पक्ष श्रृंखला में एरोमेटिक रिंग होती है? किसमें होती है? तो TYR, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से प्रोटीन की उपस्थिति कौन सा अमीनो अम्ल निहाइड्रीन से अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का ऋणावेश जिसका लैम्डा मैक्सिमम बराबर 570 nm नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रो। ओके, प्रो होता है। अगला है कि ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कोडोन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन का जो प्रारंभिक कोडोन होता है वो होता है AUG। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फिनोल किस यौगिक से क्रिया के बाद बेकेलाइट बनाता है? तो फिनोल किससे क्रिया करके बेकेलाइट बनाता है? तो CH3 किससे? HCHO, यानी कि HCHO से क्रिया करने के बाद बेकेलाइट बनाता है। तो दोस्तों
यहां पर ये हुआ आप लोगों का मॉडल पेपर कौन सा, एक बार आप लोग देख लीजिए। मॉडल पेपर 2019 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री का, फिजिक्स की क्लास आप लोगों की आ गई होगी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास आने वाली है, तो आप लोग वेट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, और ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए मॉडल पेपर नंबर कौन सा लेकर आऊँगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, वही लेकर आऊँगा। ठीक है, थैंक